दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। अगर आप एक सफल ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिना गूगल सर्च कंसोल की नॉलेज लिए आप सफल ब्लॉगर कभी नहीं बन सकते हो। और ज्यादातर जो नए ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो सिर्फ यही बातें करते हैं कि भाई हमारे ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, उन पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, सर्च कंसोल में एरर आ रहे हैं। अब ये एरर क्यों आ रहे हैं, सर्च कंसोल क्या होता है, ये नए ब्लॉगर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका राहुल भाई लेके आ गया गूगल सर्च कंसोल के ऊपर कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक गूगल सर्च कंसोल के बारे में सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, इस पे जो एरर्स आते हैं वो क्यों आते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको सफल ब्लॉगर बनना है, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है, इस वीडियो को जीरो से एडवांस देखना। क्योंकि मेरे भाई बहनों, ब्लॉगिंग टोटली एक स्किल है, कोई जुआ नहीं है जहां पे आप आए, आपने किसी की वीडियो देखी, ब्लॉग बना लिया, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली स्किल है जिसको जब तक आप नहीं सीखोगे आप ब्लॉगिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो ये चीजें मैं आपको सर्च कंसोल के बारे में बताने वाला हूं बेशक से टेक्निकल है, लेकिन इस चैनल की खासियत यही है कि यहां पे राहुल भाई हर एक टेक्निकल चीज को, हर एक मुश्किल चीज को बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूं, सर्च कंसोल की ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्च कंसोल से कभी डर नहीं लगेगा। कौन सा एरर क्यों आ रहा है ना, आपको उस चीज से डर नहीं लगेगा, भाई ये एरर क्यों आ रहा है, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे और हर चीज का आपको रीजन पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सर्च कंसोल होता क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी काम करो तो पहले उसके बारे में आप डिटेल में जान लो कि वो चीज होती क्या है। सर्च कंसोल में क्या एरर्स आते हैं, उनको कैसे ठीक करते हैं, कौन सा एरर क्यों आता है, ये जानने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना भाई सर्च कंसोल ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता सर्च कंसोल क्या होता है। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। सबसे पहली चीज, हम अपनी नॉर्मल लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है अपनी बॉडी में, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछताछ करता है, जरूरी हो तो एक्सरे वगैरह भी प्रेफर करता है, तो उसके द्वारा वो बता देता है हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारा जो ब्लॉग और वेबसाइट होती है उसके लिए गूगल सर्च कंसोल एक डॉक्टर का काम करता है। हम क्या चाहते हैं, हमारा ब्लॉग या वेबसाइट गूगल में रैंक करे, लेकिन अगर वो रैंक नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गूगल सर्च कंसोल जो कि हमारे ब्लॉग का डॉक्टर है वो हमें ये बताता है कि आपका जो ब्लॉग है गूगल में इस रीजन से रैंक नहीं कर रहा। तो वो हमें एरर्स दिखा देता है, यानी हमारे ब्लॉग की कमियां दिखा देता है। अगर हम उन कमियों को समझ लेंगे, उनको ठीक कर देंगे, तो हमारा ब्लॉग गूगल में अच्छे से रैंक करने लगेगा, हमें ट्रैफिक मिलेगा। तो आपको इन्हीं कमियों, इन्हीं एरर्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है, गूगल सर्च कंसोल एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने ब्लॉग्स की कमियों को देख सकते हैं कि उन कमियों की वजह से हमारा ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं कर रहा है। अगर हम उन कमियों को ठीक करेंगे तो हमारा ब्लॉग गूगल में रैंक करने लग जाएगा। तो गूगल सर्च कंसोल क्या हुआ, हमारे ब्लॉग के लिए एक डॉक्टर हुआ जो हमारे ब्लॉग की कमियों को बताता है। तो गाइस अब आप जान चुके हो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। अब एरर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं गूगल सर्च कंसोल में जो हमें चीजें दिखती हैं उनको यूज कैसे करते हैं। मतलब कि गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड होता है उसमें किस चीज का क्या मतलब होता है। क्योंकि भाई अगर कार चलानी सीखनी है तो उससे पहले कार के बारे में पता होना चाहिए, और अगर कार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कार के बारे में ही नहीं पता, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। ऐसे ही सर्च कंसोल में क्या एरर्स आते हैं उनको ठीक करने से पहले आपको सर्च कंसोल के थोड़े बेसिक इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज यहां पे किस काम आती है। तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके एक एक चीज अच्छे से बताता हूं सर्च कंसोल की कि किस चीज का क्या काम होता है, ये चीज समझ लेना। उसके बाद हम बढ़ते हैं एरर्स की तरफ। तो दोस्तों जब हम गूगल सर्च को ओपन करते हैं तो गूगल ने स्टार्टिंग में ही देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, इंप्रूव यूर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। अपने ब्लॉग की जो परफॉर्मेंस है उसको गूगल सर्च में इंप्रूव करें। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, जो लोग गूगल सर्च कंसोल को समझना चाहते हैं तो गूगल ने देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है। सर्च कंसोल जो टूल है और जो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं, ये आपकी हेल्प करती हैं आपके साइट की या फिर ब्लॉग के सर्च ट्रैफिक को मेजर करने में, कैसा वो परफॉर्म कर रही है गूगल सर्च में। कोई इशू आ रहा है तो आप उसको इशू को देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैंने आपको बताया, और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल के रिजल्ट्स में लेके आ सकते हो। आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कर सकते हो। यही काम होता है गूगल सर्च कंसोल का। तो आप जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हो, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड खुल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें बताऊंगा
तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन होता है वो होता है सबसे ऊपर सर्च का, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल। अब इसका काम क्या होता है, सपोज करो ये मेरा ब्लॉग है, इसका मैं लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये टूल मुझे क्या बताएगा कि ये जो मेरा ब्लॉग पोस्ट है ये गूगल में रैंक है या नहीं है, ये मुझे बता देगा। तो यहाँ पे देखो आ गया यूआरएल इज ऑन गूगल, कि ये मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है ये गूगल में ऑलरेडी रैंक है। अगर ये रैंक नहीं होगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके इसको रैंक करवा सकते हैं गूगल में। तो इस टूल का काम क्या है, जब भी आप कोई नई पोस्ट लिखते हो और आप चाहते हो कि गूगल उसे एकदम से रैंक कर दे, तो उस नई पोस्ट के यूआरएल को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करें और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। 1 या 2 मिनट के अंदर गूगल आपके जो यूआरएल होगा, आपकी ये पोस्ट होगा, इसको इंडेक्स कर देगा। इसका काम ये होता है। सबसे ऊपर यहाँ पे होता है ओवरव्यू, जो कि आपको ये बताता है कि आपका ब्लॉग कैसा परफॉर्म कर रहा है गूगल सर्च में। अगर किसी ने आपका ब्लॉग से रिलेटेड कुछ सर्च किया है तो आपको कितने क्लिक्स मिले हैं। क्लिक्स का मतलब क्या है, आसानी से समझना, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, बहुत आराम से सीखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राहुल उपमन्यु, ये मेरे ब्लॉग का नाम है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा ब्लॉग खुल गया, किसी ने राहुल उपमन्यु लिखा, मेरा ब्लॉग खुला, इस पे कितने लोगों ने क्लिक किया ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे ब्लॉग से रिलेटेड कितने लोग क्लिक करके हमारे ब्लॉग पे आए हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारे ब्लॉग पे कितने पोस्ट इंडेक्स हुए हैं। तो मेरे ब्लॉग पे नियर अबाउट 126 ही पोस्ट हैं, सारे के सारे इंडेक्स हैं। अब ये जो इंडेक्स नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे तो पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है। आपको क्या चीज़ देखनी है, हमारे ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होने चाहिए। तो हमारे ब्लॉग पोस्ट तो इंडेक्स हैं। अब ये इंडेक्स क्या नहीं है, जैसे कि ये कैटेगरीज होती हैं या फिर टैग्स होते हैं जो हम डालते हैं, लेबल्स वगैरह अगर ब्लॉगर पे डालते हैं, वर्डप्रेस पे टैग्स डालते हैं, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, हमें इनको इंडेक्स नहीं कराना। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि ये हमें इंडेक्स नहीं करवानी, तो दिखा रहा है इतनी चीज़ें इंडेक्स नहीं है। इन दो चीज़ों में फ़र्क समझ लेना। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा गूगल सर्च रिजल्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। अब देखो ये कैसे यूज़ करना होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको दिख जाएगा टोटल इंप्रेशंस और टोटल क्लिक्स। टोटल इंप्रेशंस और टोटल क्लिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है हमारे ब्लॉग से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है, ये देखो राहुल उपमन्यु नाम है या फिर राहुल उपमन्यु ब्लॉग, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और गूगल पे सर्च करता हूँ। ठीक है, ये मैंने गूगल पे सर्च किया, तो यहाँ पे जब किसी ने राहुल उपमन्यु ब्लॉग लिखा तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग उसको दिखाई दिया। तो सपोज करो 100 लोगों ने लिखा राहुल उपमन्यु ब्लॉग, तो 100 लोगों को दिखाई दिया। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे क्या होगी, इंप्रेशन, है ना। कितने लोगों को दिखाई दिया वो होता है इंप्रेशन। और यहाँ 100 लोगों को दिखाई दिया, 100 में से कितनों ने क्लिक किया वो होते हैं हमारे टोटल क्लिक्स। अब यहाँ पे देखो 4,12,000 लोगों को मेरा ब्लॉग दिखाई दिया जब उससे रिलेटेड लोगों ने कीवर्ड्स लिखे, है ना। लेकिन उसमें से क्लिक कितने आए, सिर्फ 6,023, इतने क्लिक्स आए। समझ आई इंप्रेशन और क्लिक क्या होते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में आपको क्वेरीज मिलती हैं। क्वेरीज क्या होती हैं कि आपके वो कीवर्ड्स जो गूगल में रैंक कर रहे हैं और कितने क्लिक आ रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इंप्रेशंस को यहाँ पे हम करते हैं, टॉप क्वेरीज करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास राहुल उपमन्यु जो कीवर्ड था 3828 बार लिखा गया, जिसमें से 3025 क्लिक आए। अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे कीवर्ड्स को देखो जिनके ऊपर इंप्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स लिरिक्स, इसके ऊपर 15,980 इंप्रेशंस हैं, यानी इतने लोगों को गूगल ने दिखाया लेकिन सिर्फ 17 लोगों ने क्लिक किया। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि रैंक तो हो रहा है लेकिन क्लिक नहीं आ रहे। इससे पता लगता है कि मेरा जो टाइटल है वो ठीक नहीं है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि मैंने आर्टिकल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा, तो मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए, अपने टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को। यहाँ पे ऐसे ही एक कीवर्ड है हिंदी ठॉट, ठीक है, 12,362 बार इसको गूगल ने दिखाया लोगों को जब किसी ने हिंदी थॉट गूगल पे लिखा था, लेकिन 51 लोगों ने क्लिक करके मेरे ब्लॉग पे आए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा टाइटल अच्छा नहीं होगा, मेरा आर्टिकल इतना अच्छा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अपने टाइटल को अट्रैक्टिव बनाना है, आर्टिकल को और अच्छा लिखना है। तो इस टूल की मदद से आप क्या पता लगा सकते हो, आपके ब्लॉग के कौन कौन से कीवर्ड गूगल में रैंक कर रहे हैं, और रैंक कर रहे हैं तो वहां से ट्रैफिक कितना आ रहा है। अगर आपको कम ट्रैफिक आ रहा है तो आपको अपने आर्टिकल पे मेहनत
करने की जरूरत है, क्योंकि जो आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं अगर आप उन पे मेहनत करोगे तो सोच के देखो 15,000 लोगों को दिखाया, इसमें से 10,000 भी क्लिक आ जाएं तो कितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं मैं। 12,000 लोगों को दिखाया, 12,000 में से 8,000 लोग भी क्लिक कर लें तो कितना पैसा कमा सकता हूं। तो उन कीवर्ड्स पे आप मेहनत कर सकते हो जो ऑलरेडी आपके गूगल में रैंक कर रहे हैं, उनके टाइटल को सुधारो, आर्टिकल को और अच्छा बनाओ, तो इस चीज से क्या हो सकता है, आपके क्लिक्स इंक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है डिस्कवर की। डिस्कवर यूज होता है वेब स्टोरीज के लिए ज़्यादातर, कि या फिर आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल डिस्कवर में अगर शो हो रही है तो उसका डेटा यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग के ऊपर वेब स्टोरीज पे काम नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था बट फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पेजेस हैं जहाँ से आप नॉर्मली पता लगा सकते हो कितने पेजेस इंडेक्स हैं, उनको देख सकते हो यहाँ से, और कितने पेजेस अभी इंडेक्स नहीं है, कौन कौन से वो पेजेस हैं उनको चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वीडियो पेजेस हैं, जो कि नया फीचर आया है कि आपने अगर किसी पोस्ट में वीडियो यूज़ किया है या फिर आप वीडियोस वगैरह अपने ब्लॉग पे डालते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सी वीडियो इंडेक्स है, कौन सी नहीं है, ये चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है साइट मैप। यहाँ पे जो भी आप अपने ब्लॉग के साइट मैप सबमिट करते हो तो देख सकते हो कि वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो हुए हैं या नहीं हुए, और इसमें जो एरर आता है कुडंट फैच का वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको ठीक कैसे करना होता है। इसके बाद रिमूवल्स है। रिमूवल्स किस लिए यूज होता है ध्यान से समझना। सपोज मेरा ये ब्लॉग पोस्ट है, किसी रीजन की वजह से मैंने इसका लिंक चेंज कर दिया या फिर मैंने इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे एरर दिखाएगा हमारे सर्च कंसोल में नॉट फाउंड का। तो आप क्या करोगे, वहां से उस लिंक को लोगे, यहाँ पे आप उसे पेस्ट करोगे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके और उस लिंक को डिलीट कर दोगे सर्च कंसोल से, तो वो एरर डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 तरह की यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी एक्सपीरियंस में, पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब विटल, मोबाइल यूजेबिलिटी। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये होती क्या है, कोर वेब विटल्स एरर क्या होते हैं, पेज एक्सपीरियंस एरर क्या होता है, तो वो बताने के बाद आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेन ये पॉइंट्स हैं। तो गाइज मेन यही एरर्स होते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको AMP से रिलेटेड अगर कोई एरर होगा वो देखने को मिल जाएंगे। ब्रेड कम्स के एरर बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को। इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या होता है कि आप एक ऐसी थीम यूज़ करें जो कि ब्रेड कम्स को सपोर्ट करती हो। तो आप नेट पे सर्च कर लें फिलहाल जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसी थीम जिसमें ब्रेड कम्स वगैरह के एरर ना आए तो आप वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। जस्ट थीम को चेंज करेंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब ब्लॉगर पे जो थीम मैं पहले यूज़ कर रहा था उसमें ब्रेड कम्स के एरर आता था, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड कम्स, देखो बेसिकली है क्या, यहाँ पे हम होम पेज पे हैं, होम पेज के अंडर फिर हम किस कैटेगरी के अंडर है, उसके अंडर हमारी पोस्ट क्या है, वो चीज़ें दिखाता है, इसको ब्रेड कम्स बोलते हैं। तो बहुत सारी थीम ये सपोर्ट नहीं करती हैं, तो जस्ट थीम को बदलने से ब्रेड कम्स एरर रिमूव हो जाते हैं। जस्ट एक ऐसी थीम यूज कर लो जो कि ब्रेड कम्स को सपोर्ट करती हो। तो बेसिक सा जो ट्यूटोरियल था गूगल सर्च कंसोल का, जो कि आपको पता लग गया कि क्या होता है। अब बात करेंगे हम एडवांस एरर्स के बारे में जो कि हमें गूगल सर्च कंसोल पे दिखते हैं। तो दोस्तों आप सर्च कंसोल के बारे में ज्यादातर अब सभी चीजें जान चुके हो। अब बात आती है सर्च कंसोल में कौन कौन से एरर्स आते हैं, उनका क्या मतलब होता है और उनको ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहला जो एरर जो कि सबसे ज्यादा न्यू ब्लॉगर्स को आता है, साइट मैप कुडंट फैच। ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि साइट मैप गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर दिया लेकिन वहां पे कुडंट फैच लिखा हुआ आ रहा है। अब इस एरर को ठीक कैसे करते हैं ये जानने से पहले आप ये जान लो कि ये एरर आता क्यों है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम में ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ये एरर आने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि जो आपने साइट मैप सबमिट किया है उसका जो लिंक है, जो URL है जहां पे आपका साइट मैप पड़ा हुआ है आपकी वेबसाइट पे, वो गलत है, इस वजह से कुडंट फैच आ रहा है। तो ये इसको ठीक कैसे करते हैं, अगर देखो URL की वजह से कुडंट फैच आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, फिर हम दूसरे कारण पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। देखो वर्डप्रेस में क्या होता है, आपको अगर URL की वजह से कुडंट फैच का एरर आ रहा है तो आपको अपनी जो प्लगइन है, चाहे योरस्टेस्टियो यूज़ कर रहे हो या ऑल इन एसईओ या फिर रैंक मैथ, तो आपको उसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं रैंक मैथ खोलता हूँ। यहाँ पे साइट मैप सेटिंग आपको मिलेंगी। साइट मैप सेटिंग में जैसे ही आप आओगे तो ये आपका पूरा URL है। देखो अगर आप इसके अलावा कुछ अलग से गलत कुछ डाल देते हो तो वो वहाँ पे कुडंट फैच का एरर आ जाएगा। आपको करना क्या है, जब भी आप साइट मैप खोलोगे तो आपकी वेबसाइट का पूरा URL यहाँ पे लिखा होगा और इस पे स्लैश भी होता है, तो आपको यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना। सबसे पहली चीज, लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे स्लैश होता है। हम इस स्लैश को अगर यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, कुडंट फैच का एरर आएगा। तो आपको क्या करना है, ये स्लैश
स्लैश नहीं लगाना बिल्कुल भी। आपको जब भी आप वर्डप्रेस यूज़ करोगे तो यहाँ पे .com या .in जो भी आपका है, स्लैश के बाद का जो भी होगा इसको कॉपी करके सिंपल यहाँ पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। डायरेक्टली करते ही आपको सक्सेस का जो मैसेज है वो शो होने लग जाएगा। अब बात करते हैं ब्लॉगर वाले लोगों की। ब्लॉगर वाले लोगों को कुछ नहीं करना, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिखना है sitemap.xml। जैसे ही आप लिखोगे, सबमिट करोगे और यहाँ पे सबमिट करते ही सक्सेस का मैसेज शो हो जाएगा। ये देखो, ब्लॉगर के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वर्डप्रेस के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से स्लैश के बाद का जो भी होगा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, आपको कुडंट फैच का एरर नहीं आएगा। इन केस इसके बाद भी आ रहा है तो उसके लिए हम दूसरा रीज़न समझते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो हमारी ब्लॉग है उसमें एक robots.txt फाइल होती है, जिसका काम क्या होता है कि वो सर्च इंजन को ये बताती है, यानी जो गूगल का क्रॉलर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लॉग को रैंक करते हैं, एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे ब्लॉग पे आता है, हमारे ब्लॉग को इंडेक्स करता है। तो जो robots.txt फाइल है वो ये बताती है हमारे ब्लॉग की कौन सी फाइल को, यानी कौन से पेज को अगर हमें रैंक नहीं करवाना तो वो रैंक नहीं करेगा, कौन सी चीज को रैंक करवाना है हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं robot.txt फाइल में। तो जो गूगल का क्रॉलर होगा वो उसी अकॉर्डिंग हमारे ब्लॉग को रैंक करता है। अगर गलती से आपने, क्योंकि अभी देखो स्टार्टिंग करी है ब्लॉगिंग की, नॉलेज नहीं थी, आपने robot.txt में कुछ ऐसी सेटिंग कर दी है कि जिसमें आपने साइट मैप को डिसएलो कर दिया है, मतलब आप गूगल क्रॉलर्स को बोल रहे हो कि हमारे साइट मैप को इंडेक्स मत करना, तो इस वजह से भी कुडंट फैच का एरर आ जाता है। तो अगर आपका यूआरएल वाले सॉल्यूशन से ठीक नहीं हुआ कुडंट फैच का एरर, तो आपको ये वाली चीज चेक करनी है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, अगर robots.txt में आपने डिसएलो कर दिया है साइट मैप को तो उसको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस में अगर आपने robots.txt फाइल के अंदर गलती से साइट मैप को ब्लॉक कर दिया है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्डप्रेस में लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको रैंक मैथ के अंदर जनरल सेटिंग्स मिलेंगी, इस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एडिट robots.txt मिलेगा। यहाँ पे आपको देखना है कहीं भी ऐसा ना हो कि आपने डिसएलो किया हो, जैसे कि यहाँ पे डिसएलो, तो इस तरीके से अगर कोई लाइन आ रही है डिसएलो कोलन और ये जैसे मेरा साइट मैप है इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, सबको सेलेक्ट करो और इरेज कर दो, या फिर रीसेट ऑप्शंस कर दो कि जो आपने सेटिंग करी है सारी रीसेट हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ब्लॉगर पे ये काम कैसे करना है, ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आओ, सेटिंग्स पे आओ, सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के बाद यहाँ पे क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग मिलेगा। यहाँ पे कस्टम robots.txt है, अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ ऑन कर लें। और यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी होती हैं सारी, यहाँ पे आप देखोगे मैंने एलो किया हुआ है, यहाँ पे एलो और साइट मैप। अगर यहाँ पे डिस एलो है इसको आप एलो कर दो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे नहीं डाली हुई, सिंपली ये बंद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिस एलो नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं, अगर गलती से हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपका पहले वाला जो ऑप्शन था यूआरएल वाला उसी से आपका कुडंट फैच का एरर सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में था, मैंने सोचा बता देता हूं। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर एरर जो गूगल सर्च कंसोल में आता है वो है कोर वेब विटल्स एरर। अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, शायद आप लोगों के समझ में ना आए, लेकिन आपका भाई आपको बहुत आसान भाषा में बताता है ये एरर क्या होता है और क्यों आता है। बेसिकली इस एरर का काम क्या होता है, कोई भी बंदा जब आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे आएगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। एक्सपीरियंस मतलब कि उसने कोई पोस्ट खोली तो वो कितना जल्दी खुल रही है, अगर वहां पे कोई बटन आपने लगाया हुआ है उस पर वो क्लिक करता है तो कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी बटन पे क्लिक करने के बाद वो दूसरे पेज पे कितना जल्दी जाएगा। बेसिकली परफॉर्मेंस पे निर्धारित होता है कोर वेब विटल्स। तो कोर वेब विटल्स को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, गूगल ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो इन कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, ये जो कैटेगरीज गूगल ने डिवाइड करी हैं यही एरर्स होते हैं जो कि आपको सर्च कंसोल में दिखते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इनको हम जान लेते हैं एक एक करके, 3 कैटेगरीज क्या कहती हैं, ये एरर्स क्यों आते हैं, इनको कैसे आप ठीक कर सकते हो। बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे वीडियो को 3-4 बार देख लेना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, कोर वेब विटल्स के अंदर सबसे पहला एरर जो आता है लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, LCP बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सर्च कंसोल में ये आपको आसानी से दिख जाएगा। कहां पे दिखेगा ये मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ये बहुत सारे लोगों को शो होता है, अगर आप साइट किट आपने इंस्टॉल करी है वहां पे भी शो होगा। इसका मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट कंटेंट पेंट का मतलब ये एरर क्यों आता है, हमारे ब्लॉग पोस्ट में
टेक्स्ट होता है यानी जो हम लिखते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, या फिर हमने बैनर्स वगैरह लगाए होते हैं, कई लोगों ने ऑडियो भी लगाई होती है, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी जब हमारे ब्लॉग को खोलेगा, हमारी ब्लॉग पोस्ट को खोलेगा, तो हमारी ये चीजें कितनी जल्दी लोड हो रही हैं, ये चीज होती है लार्जेस्ट कंटेंट पेंट। समझ आया? एलसीपी। तो गूगल ने एक पॉइंट रखा हुआ है, यहां पे एक लिमिट रखी हुई है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है 2.5 सेकंड के अंदर अंदर खुल जाना चाहिए। तो अगर 2.5 सेकंड के अंदर नहीं खुलता है तो वहां पे आपको एरर शो होगा लार्जेस्ट कंटेंट पेंट। समझ आया? अब इस एरर को ठीक कैसे किया जाएगा? इस एरर को ठीक करने के लिए आप जितनी भी इमेजेस अपने ब्लॉग पे डालोगे उनको कंप्रेस करके डालो, उनको जेपीजी फॉर्मेट में डालो, पीएनजी में मत डालो, या फिर एक वेब फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में डालो। तो छोटे से छोटा स्मॉल साइज करके आपको इमेजेस वीडियोस को अपलोड करना है, और अपने ब्लॉग में कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी जैसे कि कुछ लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कर लेते हैं कि इससे बटन होते हैं ना कि आप क्लिक करोगे तो 10 सेकंड बाद कोई चीज दिखेगी। इस टाइप की गलत कोडिंग यूज ना करें, फोटोज को कंप्रेस करके डालें, और जितना हो सके छोटी छोटी चीजें यूज करें। मतलब कोई आप बटन भी लगा रहे हो, कोई इमेज आपने बटन की लगाई तो उसको कंप्रेस करके डालें। तो इस तरह का अगर आप काम करोगे तो उससे आपका जो वेब पेज है वो जल्दी लोड होगा, तो आपको ये एरर नहीं आएगा। कोई भी ऐसी वर्डप्रेस की प्लगइन यूज ना करें जिसकी आपको नीड नहीं है, इससे भी आपके साइट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो WP सुपर कैशे प्लगइन यूज करें, इससे साइट आपकी फास्ट लोड होगी। तो इन बेसिक सी चीजों का ध्यान रखना है। साथ में जो आपकी साइट का लोगो है उसको भी कंप्रेस करके डालें, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लें remove.bg वेबसाइट से, उसके बाद उसको दोबारा से कंप्रेस करके लोगो लगाएं ताकि आपकी साइट का लोगो हल्का हो जाए। अगर बिल्कुल ही खत्म करना है तो लोगो यूज ही मत करो, सिंपल वहां पे टेक्स्ट लिख दो, अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो, तो इससे भी आपकी जो वेबसाइट है बहुत फास्ट खुलेगी। तो ये एरर आपको सर्च कंसोल में कहां दिखेगा ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब बढ़ते हैं कोर वेब विटल के अंदर जो सेकंड टाइप का एरर आता है। इसके बाद जो दूसरा एरर है वो है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये जो एरर आता है ये किस कारण से आता है? जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हो या फिर आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है या वेबसाइट है किसी ने खुली, वहां पे क्या होता है, आपने लिंक लगाए हुए हैं, कोई बटन लगाया हुआ है, तो सपोज उसको बटन देखा जैसे ही उसने ब्लॉग खोला, और जैसे ही आपका पोस्ट लोड हुआ और उसने उस बटन पे क्लिक करने की कोशिश करी तो वो बटन वहां से उठकर कहीं और पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। या फिर कोई लिंक था, कोई क्लिक करने लगा, वो लिंक वहां से शिफ्ट होकर किसी और पोजीशन पे आ गया। और ये कब होता है? बहुत सारे लोग पॉपअप एड्स लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी एड लगा लेते हैं कि जैसे ही पेज लोड होता है हमें कोई बटन या कोई चीज दिख रही है या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने जो पोस्ट लिखी है, लेकिन हमने ऐसी प्लगइन्स लगा दी जिससे एड्स एकदम से यूं उठ के आती हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो नीचे हो जाता है। इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है कि इंसान कुछ पढ़ रहा है, आपने एड्स बीच में घुसा दी, एकदम से पॉपअप आ गया या कोई एड एकदम से यूं स्लाइड करके आई, इससे बंदा देखेगा मैं जो पढ़ रहा था वो पैराग्राफ कहां गया, वो बटन कहां गया जहां मुझे क्लिक करना था, वो लिंक कहां गया जहां मुझे क्लिक करना था। इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, और इसी की वजह से क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट नाम का एरर आता है जिसे CLS कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी प्लगइन यूज मत करो जो कि साइड में आपके टेक्स्ट को नीचे ले जाए। बहुत सारी वर्डप्रेस पे प्लगइन्स होती हैं, लोग एड्स ऊपर दिखाने के चक्कर में यूजर एक्सपीरियंस खराब कर लेते हैं और ये एरर शो होने लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, गूगल ने इसके लिए एक लिमिट निर्धारित करी है, 0.1 से कम होना चाहिए आपका CLS, तो आपकी वेबसाइट फास्ट रैंक करेगी। इसके बाद जो तीसरी तरह का एरर है वो है FID, फर्स्ट इनपुट डिले। इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। देखो, आपकी वेबसाइट पे आपने शायद कोई बटन लगाया हो, कोई लिंक लगाया हो, तो वहां पे क्या होता है, यूजर ने उस बटन पे क्लिक किया है, किसी लिंक पे क्लिक किया, तो कितना जल्दी वो उस लिंक पे पहुंच जाएगा। यानी आपने कोई लिंक लगाया, क्लिक हेयर, या आपने लगाया ऑनलाइन अर्निंग करने के 10 तरीके, तो आप ही की ब्लॉग पोस्ट थी, तो उस पर क्लिक करने के कितनी देर बाद आपकी नई पोस्ट खुल जाएगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। यानी यूजर ने कहीं क्लिक किया या कुछ देखना चाहता है तो कितना जल्दी उसको वो चीज मिल गई, ये आता है फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। अब गूगल कहता है कि ये जो FID है, यहां पे इसकी जो लिमिट है कि 100 मिली सेकेंड्स के अंदर आपका आर्टिकल खुल जाना चाहिए, आपकी चीज खुल जानी चाहिए जो यूजर देखना चाहता है। बेसिकली ये जो काम होता है ये होता है डेवलपर का, जो वेबसाइट की थीम बनाता है, ये उसका काम होता है। तो आपको करना क्या है, आप डेवलपर तो नहीं हो, लेकिन आपको एक ऐसी थीम का चुनाव करना है जो कि फास्ट हो।
ठीक है, आपको ऐसी थीम ले लेनी है, जनरेट प्रेस उसके लिए सबसे अच्छी है। और साथ ही में आपको ऐसी कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करनी जो आपकी थीम को अफेक्ट करे, जो कि आपकी थीम को खुलने में काफी टाइम लगाए। जैसे कि हेडर में या फुटर में आप कोड पेस्ट करते हो, उसके लिए प्लगइन डाल ली, एडसेंस की आपको ऐड लगानी है उसके लिए प्लगइन डाल ली। ये चीजें मत करो, इससे क्या होगा, आपके आर्टिकल्स डिले ओपन होने लग जाते हैं, इससे आपको ये एरर्स आते हैं। अब हमने कोर वेब विटल्स में 3 तरह के एरर पढ़ लिए। अब ये एरर गूगल सर्च कंसोल में कहां पे दिखते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो दोस्तों, जब आप अपने गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक्सपीरियंस के अंदर आपको मिलेगा कोर वेब विटल्स। अब ये जो कोर वेब विटल्स है, मैंने जैसा कि आपको बताया, यूजर एक्सपीरियंस के लिए गूगल ने बनाए हैं ताकि गूगल ये जान सके आपके ब्लॉग के ऊपर कोई विजिटर आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस वहां पे कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 3 एरर आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इन्हें ठीक करना। पहला है एलसीपी, जो कि मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। और तीसरा हमें दूसरा आ रहा है एलसीपी, क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। और दूसरा भी सेम है एलसीपी। तो मुझे 3 एरर आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एलसीपी के लिए गूगल ने जो लिमिट निर्धारित करी है 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा आ रहा है लॉन्गर देन 2.5 सेकंड, तो यहाँ पे हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा एलसीपी है वो 4 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे इसे भी ठीक करना पड़ेगा। सेम सीएलएस के लिए मैंने आपको बताया था 0.1 होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरर पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये वाला जो लिंक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, ये वाला। इसके ऊपर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लगा रहा है 3.7 सेकंड और होना चाहिए 2.5 में। देखो यहाँ पे टाइम लगा, उसके बाद ये खुला। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि क्या दिक्कत है। पहली चीज, यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई हुई है, फोटो लगाई हुई है, इसका साइज में रिड्यूस कर दूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने काफी सारे लिंक्स लगाए हुए हैं, तो मैं इनको अपडेट करूंगा लिंक्स को थोड़ा बहुत। और मेन चीज क्या होती है, अगर इमेज वगैरह लगाई है उसको आप थोड़ा सा या तो इमेज को हटा दो या फिर इमेज को कंप्रेस कर दो, तो इसका जो ओपनिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप पता लगा सकते हो, यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे ये वाला पेज है, ये मेरे जो होम पेज है उसी का पेज है, rahulupmani.com। अब यहाँ पे भी ये लेट खुल रहा है। लेट क्यों खुल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लोगो लगाया है इसका साइज ज्यादा होगा, मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शंस को कम कर दूंगा, अगर कहीं इमेजेस वगैरह यूज करी हैं उनको हटा दूंगा। और जो भी यहाँ पे मैंने लेआउट लगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल्स लगाए हुए हैं, इनको भी हटा दूंगा यहाँ से मैं, ताकि पेज मेरा जल्दी खुले, 2.5 सेकंड से पहले ही खुल जाए, ताकि मुझे इस तरह के एरर ना आए। मैंने यहाँ पे फॉलो मी का बटन लगाया, इसको भी हटा के देखूंगा कि अगर इससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। आपको जो भी एरर दिखा उसके हिसाब से आप समझो कि एरर क्यों आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। फिर अपने ब्लॉग पे थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, आसानी से हो जाएगा, कोई ज्यादा टेक्निकल जाने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हो ये एरर्स क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और ये एरर्स आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको गूगल के एक टूल के बारे में बताता हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका काम क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे ब्लॉग पे robots.txt नाम की फाइल होती है, जो कि ये निर्धारित करती है हमारे ब्लॉग के कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन से पेजेस या फिर हमारे ब्लॉग का साइट मैप गूगल रैंक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो गलती से अगर आपने किसी ब्लॉग पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है, आपकी robot.txt ने ब्लॉक कर दिया है, तो आप कैसे जान सकते हो? उसके लिए गूगल ने एक टूल बनाया हुआ है, तो मैं आपको इसका यूज बता देता हूं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, इस टूल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है robots.txt टेस्टर। जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी support.google.com। इसको ओपन कर लेना है, गूगल की खुद की वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन robots.txt टेस्टर, इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे आएगा, तो आपका जो भी ब्लॉग है आप उसको सेलेक्ट कर ले यहाँ से। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ पे robot.txt मेरी फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने डाली हुई होगी तो यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दूसरा ब्लॉग खोलते हैं, एक बार ध्यान से देखना।
तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरा दूसरा ब्लॉक खुला हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी robot.txt है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको शो होगी। और आपको यहाँ पे करना क्या है, किसी यूआरएल को टेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे ब्लॉक का यूआरएल है, मैं ये देखना चाहता हूँ इसको robots.txt ने कहीं ब्लॉक तो नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा यूआरएल कॉपी नहीं करेंगे, जो भी हमारा डोमेन का एक्सटेंशन होगा उसके बाद का, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, टेस्ट करेंगे। यहाँ पे है अलाउड, यानी इसको गूगल कर सकता है रैंक। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं करती है तो आपको पता नहीं लगता कि भाई हो क्या रहा है। तो आपको करना क्या है, जो पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है गूगल में, उसका इस टूल पे आके यहाँ पे चेक करके देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, robots.txt ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप robots.txt को अपना रीसेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था बीच में। मैंने आपको सॉल्यूशन में जब हम बात कर रहे थे robots.txt की, तो वहां पे जो मैंने सॉल्यूशन बताया था उसको आप ब्लैंक कर दो तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, अगर आपका कोई भी पोस्ट robot.txt ने ब्लॉक कर दिया होगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक एवरग्रीन सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। अगर आपका कोई ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, जो आपकी robot.txt फाइल है उसको रीसेट कर दो। या फिर आपने जो भी योस्ट एसईओ या फिर कोई भी प्लगिंग, रैंक मैथ या ऑल इन वन एसईओ जो भी आपने इंस्टॉल करी है, उसको आपको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग आपसे गलती से हो गई होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी और आपकी जो ब्लॉग है वो इंडेक्स होने लग जाएगा। तो गाइज ये था गूगल सर्च कंसोल के ऊपर कंप्लीट वीडियो। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं हर चीज बेसिक से बताऊं इस वीडियो में, और मैंने बताया भी। बहुत सारे एरर्स भी हमने कवर किए, उनके सॉल्यूशंस भी आपको बताए। अगर कोई गूगल सर्च कंसोल का एरर रह गया हो तो हम इस वीडियो के आगे पार्ट्स बना देंगे। आप कमेंट में बता सकते हो कि सर आप इस एरर के बारे में सॉल्यूशन बताएं, इसके बारे में बताएं, हम उसके ऊपर इस वीडियो का पार्ट बना देंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकल था। मैंने पूरी कोशिश करी मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, और आपको अगर समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे खुशी होगी कि यार मेरी मेहनत सफल हो गई। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लास्ट वीडियो का 500 लाइक्स का रखा था, आपने पूरा करवा दिया। इस वीडियो का 1000 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को आप लोगों तक लाने में, क्योंकि बहुत रिसर्च करी, इसको आसान भाषा में कैसे बताऊं उस चीज़ के ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स निकाले, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया। और इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे, क्योंकि टेक्निकल था, आसान भाषा में बताना था, इसलिए टाइम लगा। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ भाई के एफर्ट्स को देखते हुए सब्सक्राइब कर लो। बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यार और सपोर्ट देते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए निराश मत होना। ब्लॉगिंग में ये सब चीज़ें आम बात होती हैं कि इंडेक्स नहीं हो रहा, ट्रैफिक नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में आम बात होती हैं। हमारे साथ हुआ, आपके साथ भी हो रहा है। हमने मेहनत करी, उन चीज़ों को सॉल्व किया, तो हमें सफलता मिली, तो आपको भी जरूर मिलेगी। हमेशा मोटिवेटेड रहो, मेहनत करते रहो, सफलता मेरे सभी बहन भाइयों को मिलेगी। बाय बाय।